नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष विषय की। और ये विशेष विषय पिछले लंबे समय से चल रहा है और ख़ासतौर से तब से चल रहा है जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है और उधर एकनाथ शिंदे की सरकार बनी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, अटकलें बहुत सारी लगी। सुप्रीम कोर्ट में कई केस आए, हाई कोर्ट में केस गए, सुप्रीम कोर्ट में दोनों ग्रुपों के केस गए और केसों में बड़ी उलझनें। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये निर्णय होना है कि असली शिवसेना कौन, क्योंकि अटकलें ये थी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ ले गए और वो रिवलरी ग्रुप है, यानी कि वो एक विद्रोही ग्रुप है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने लगातार ये क्लेम किया कि हम कोई विद्रोही ग्रुप नहीं है, हम ही असली शिवसेना हैं। शिवसेना पर अब वंशवाद नहीं चलेगा, किसी वंश या परिवार का आधिपत्य नहीं होगा। ठाकरे परिवार का आधिपत्य तो बिल्कुल नहीं होगा। शिवसेना अब शिव सैनिकों से चलेगी और शिव सैनिक तय करेंगे कि उसका अध्यक्ष कौन होगा। शिव सैनिक तय करेंगे कि शिवसेना किसकी होगी। ये लोगों का ऐसा भी मानना है कि मोदी जी से अगर आपने गलत किया, दुश्मनी ली, तो वो चुपचाप बैठते हैं, समय का इंतज़ार करते हैं और समय का इंतज़ार इस स्तर तक करते हैं कि जब उनको अवसर मिलता है या उनके जो राइट हैंड माने जाते हैं अमित शाह जी, इनको जब अवसर मिलता है तो केवल वो ऑपरेशन लोटस नहीं चलता, वो शिवसेना ख़त्म कर देता है। शिवसेना ने लगातार, दोनों ग्रुपों ने लगातार क्लेम किया है कि असली शिवसेना हम हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया कि एकनाथ शिंदे के पिताजी में अगर इतना दम था तो वो अपने पिताजी की तस्वीर लगाएं, मेरे पिता की तस्वीर क्यों लगा रहे हैं। डेमोक्रेसी में पिता और पुत्र नहीं चलता, डेमोक्रेसी में सरकार चलती है, डेमोक्रेसी में लोगों का सपोर्ट चलता है और लोगों का विश्वास चलता है। कुछ लोगों का विश्वास तो किसी पर भी बनता है, लेकिन हकीकत में असली शिवसेना कौन और किस पर ज़्यादा विश्वास है, ये कैसे तय हो। भाषणबाजी में तो दोनों ही अपनी अपनी बात कह रहे होंगे, लेकिन शिवसेना या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसकी हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन सिंबल रूल्स 1968 है और इलेक्शन सिंबल रूल से ये तय होता है कि आखिर सिंबल किसके पास रहेगा। अब जिसके पास सिंबल रहेगा उसका कॉपीराइट है नाम पर भी और वो ही फिर अपने तरह से व्यवस्था चलाएगा। शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी तो उन्होंने उसका संविधान लिखा होगा, वो संविधान इलेक्शन कमीशन के बाद जब्त हुआ हो, जमा किया गया होगा। उस संविधान में पैतृक रूप से पार्टी चलेगी ऐसा कहा गया, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने तो संविधान वो पढ़ा नहीं, लेकिन पैतृक रूप से पार्टी बनेगी और शिवसेना में लाइफ टाइम उसका अध्यक्ष होगा। अब लाइफ टाइम अध्यक्ष का तो निर्णय कौन करेगा। शिवसेना बनाने वाले बाला साहब ठाकरे ने ये निर्णय लिया कि उनका छोटा बेटा उद्धव ठाकरे होगा, बड़ा बेटा जयदेव नहीं होगा। उद्धव ठाकरे सत्ता चलाएंगे या उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख होंगे, ये बाला साहब ने तय किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? सही तरीका तो ये है कि जिन शिव सैनिकों से शिवसेना है वो शिव सैनिक तय करें कि आखिर शिवसेना कैसे चलेगी, शिवसेना कौन चलाएगा, उसके विचारधारा क्या होगी। विचारों को अलट पलट करके उद्धव ठाकरे ने हठ धर्मिता से सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बना तो ली। एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बाला साहब की जो ओरिजिनल विचारधारा है उस विचारधारा को अब उद्धव ठाकरे पालन पोषण करने वाले नहीं। फिर भी लगा था कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वो ये सब करेंगे और कहीं ना कहीं जब कॉम्प्रोमाइज़ करने का नंबर आएगा तो वो इस्तीफा देकर चुनाव में जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परिणाम ये निकला कि कांग्रेस और एनसीपी ने अपने मन से जितना खेल खेल सकते थे उतना खेला। परमवीर सिंह का प्रकरण ले लीजिए, देशमुख का ले लीजिए या फिर सचिन बजे का प्रकरण ले लीजिए। आप
इस प्रकार के बहुत सारे प्रकरण महाराष्ट्र में जो 3 साढ़े 3 साल सरकार चली उसमें खूब सारी चीजें निकलकर सामने आई। 3 साढ़े 3 साल में ना कहूँ 2.5 साल कह लूँ 2 साल कह लूँ, जो भी सरकार चली उसमें खूब सारे इस तरह के प्रकरण सामने आए और उद्धव ठाकरे जी उनको एड्रेस करने में सफल नहीं हुए। एकनाथ शिंदे, उन्होंने बहुत बार उनको समझाने की कोशिश की लेकिन उद्धव ठाकरे को समझ नहीं आया। परिणाम ये निकला कि एकनाथ शिंदे ने ये घोषित कर दिया कि हम अब बाला साहब के बेटे के साथ नहीं हैं, एटलीस्ट उद्धव के साथ नहीं हैं, क्योंकि उद्धव बात मानते नहीं हैं। उद्धव ठाकरे बहुत प्रयास करते रहे, कहते रहे किसी प्रकार मुंबई आ जाओ। इन सबको मालूम था कि महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है और कैसे पावर क्रैश करती है पावर्स को। इसलिए जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे तब तक शिवसेना के शिव सैनिक तो वहां नहीं आए। मेरा कहने का मतलब शिंदे से है। तो एकनाथ शिंदे वहां आए नहीं, मामला कोर्ट जाता रहा, तमाम तरह का प्रकरण चलता रहा, कभी विधानसभा में चला, विधानसभा अध्यक्ष का प्रकरण चला और ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे को सीधे मुख्यमंत्री का ऑफर हुआ और वो मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने समय आने पर खेल खेल दिया, जिस खेल का इंतजार वो लंबे समय से कर रहे थे। मैं खासतौर से कहूँ 2019 से तो कर ही रहे थे। और बीजेपी के इस खेल का परिणाम ये निकला कि उद्धव ठाकरे को ये लगा कि भाई हम तो वंशज हैं और शिवसेना का सिंबल मेरे पास होगा, शिवसेना का नाम मेरे पास होगा, मेरी यही इक्विटी है, इसके आधार पर हम इसको पुनः खड़ा कर लेंगे। लेकिन मामला तो इतना बिगड़ चुका था कि एकनाथ शिंदे ने खुद को शिवसेना और शिव सैनिकों की पार्टी कह दिया और बोला कि परिवार से इसको हम बाहर लेकर जाते, अयोग्य व्यक्ति इसको नहीं देखेगा, ऐसी घोषणाएं हो गई। सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से पहले इलेक्शन कमीशन में एकनाथ शिंदे ने क्लेम कर दिया कि भाई सिंबल पर डिसीजन लेने का अधिकार हमको दे दिया जाए, खासतौर से इसलिए क्योंकि वहां निकाय चुनाव होने वाले हैं। अब निकाय चुनाव में सिंबल कौन बांटेगा? सिंबल बांटने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास होगा कि सिंबल बांटने का अधिकार एकनाथ शिंदे के पास होगा? वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। इलेक्शन कमीशन के सामने जब एकनाथ शिंदे ने ये प्रश्न कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों को नोटिस कर दिया। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट चले आए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा प्रोसीडिंग रोक दी जाए। इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग रुकी रही। बाद में पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन अपना काम करता रहेगा, इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग हम नहीं रोक सकते, हम तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेंगे। जो डिसीजन है, डिप्टी स्पीकर का डिसीजन है, राज्यपाल का डिसीजन चैलेंज हुआ था, विप प्रमुख कौन होगा, किस ग्रुप का होगा, किसकी विप मानी जाए, किसकी ना मानी जाए, किसको एंटी डिफेक्शन में बाहर किया जाए, किसको ना किया जाए, हम तो भाई ये तय करेंगे। हम सिंबल के विषय में इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा। हालांकि मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन के निर्णय के बाद भी मामला कोर्ट में ही आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के निर्णय से संतुष्ट तो होने वाले नहीं है दोनों में से एक भी गुट, और वो कोर्ट में फिर से चले आएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास एक उपाय होता है, वो उसने 1968 में ही तय कर लिया था जब इलेक्शन सिंबल रूल्स आए थे। या फिर मैं कहूं कि इंदिरा गांधी के झगड़ा, आप सोचिए कि शिवसेना अभी कांग्रेस तो नहीं हो पाई, कांग्रेस जितनी बड़ी भी नहीं हो पाई। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और उनके प्राइम मिनिस्टर काल में ही अध्यक्ष से उनका झगड़ा हो गया और पार्टी और सरकार आमने सामने हो गई। वीवी गिरी के चुनाव का नंबर आया तो नीलम संजीवा रेड्डी के नाम का नंबर आया तो नीलम संजीवा रेड्डी का नाम इंदिरा गांधी के द्वारा प्रपोज किए जाने के बावजूद कांग्रेस ने जब उसको तय कर लिया पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, तो फिर इंदिरा गांधी विरुद्ध चली गई और इंदिरा गांधी वीवी गिरी का नाम सामने ले आई। वीवी गिरी को उन्होंने राष्ट्रपति बनवा भी दिया। अब सवाल ये था कि इंदिरा गांधी मतलब ओरिजिनल वर्सेस ये, तो इंदिरा गांधी अब कांग्रेस की प्रमुख होंगी या इंदिरा गांधी का गुट जो जगजीवन राम के हाथ में था वो गुट प्रिवेल करेगा या फिर जो पार्टी है वो प्रिवेल करेगी? मामला चुनाव आयोग चला गया। चुनाव आयोग ने उस समय जो कांग्रेस का सिंबल था 1952 से लेकर और 1969 तक दो बैलों का जोड़ा, वो बैलों के जोड़े को फ्रीज कर दिया
और ये कहा कि भाई दोनों गुटों में से किसी का भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दे दी थी, उन गाइडलाइंस के अनुसार इलेक्शन कमीशन को तय करना था। इलेक्शन कमीशन ये तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर सिंबल किसको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टी का अपना राग है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अपना राग है। अब इंदिरा गांधी वाले मामले में इलेक्शन कमीशन कैसे तय करे कि वाकई में किसके पास बहुमत है, मतलब पार्टी के अंदर विद इन पार्टी किसके पास बहुमत है। तो विद इन पार्टी बहुमत कैसे तय हो? अब पार्टी जो बैठी हुई है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे पास हायरार्की है पूरी सिस्टम की, और इंदिरा गांधी ये कहती है कि चुने हुए सदस्य हमारे साथ हैं और सरकार के साथ थे भी। चुने हुए सदस्य, प्रदेशों के चुने हुए सदस्य सरकार के साथ थे, क्योंकि सत्ता के साथ रहने वाले अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सत्ता हमारे साथ है। ऐसी परिस्थिति में जब सत्ता का बात बता दी गई हो तो पार्टी का जनाधार देखा जाए या फिर जो चुने हुए लोग हैं उनका जनाधार का देखा जाए। ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज्ड हो गया और उसने 1969 में 2 बैलों का जोड़ा फ्रीज कर दिया। चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी को और जो दूसरा ग्रुप था अलग अलग सिंबल दिए। इंदिरा गांधी को तब सिंबल जो मिला वो मिला गाय का बछड़ा, दूध पीता हुआ बछड़ा, वो भी बाद में चैलेंज हुआ था। लेकिन 2 ग्रुपों में इतनी लड़ाई हो गई थी कि जब बांग्लादेश में या पाकिस्तान के 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, यानी कि बंगभंग, वो मैं कहूं कि बंधुभंग आंदोलन हो रहा था या बंगबंधु आंदोलन हो रहा था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने विद्रोह कर दिया था वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में ये कह दिया गया उनके बहुमत के बावजूद कि तुम मेनलैंड से नहीं हो, इसलिए तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो हम क्यों पाकिस्तान हैं, हम अलग देश बनाएंगे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो पाकिस्तान के 2 ग्रुप, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन था, उस विभाजन को कैसे पचाए, इसके लिए इंदिरा गांधी भी युद्ध में कूद पड़ी जबरदस्ती, और इंदिरा गांधी युद्ध में कूदकर बांग्लादेश का निर्माण हो गया। इंदिरा गांधी चूंकि चुनाव में तो वो उसमें युद्ध में तो कूदी थी, भारत जीता भी, हमने उनके 90,000 सैनिक गिरफ्तार भी किए, छोड़े भी, शिमला समझौता हुआ, लेकिन शिमला समझौते में भी भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर जो पाकिस्तान के साथ 71 का युद्ध हुआ, उस युद्ध में इंदिरा गांधी को कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी कि देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, उनको अलग होना ही था, वो अलग हो गए। हम जबरदस्ती कूदे बिना किसी कारण के, और उसमें कूदने पर इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत लाभ हुआ। और इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत लाभ ये हुआ कि जो कांग्रेस टूटी पड़ी थी, वो युद्ध जीतने के बाद पूरे देश ने इंदिरा गांधी ग्रुप को सपोर्ट कर दिया। चूंकि वो नायिका बन चुकी थी, इसलिए इंदिरा गांधी कांग्रेस का जो विभाजन करके ले गई थी वो ओरिजिनल कांग्रेस हो गई, लेकिन सिंबल उनका जब्त हो गया था। अब यही सिंबल फिर से चैलेंज हो गया इंदिरा गांधी के चुनाव का, और ये कहा गया कि गाय और बछड़ा जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि गौ भक्त पूरा देश है, इसलिए गाय और गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा, तो कुछ माताएं बहनें, कुछ लोग तो केवल बछड़ा गैया देखकर ही वोट दे आते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। फिर वो 1977 में सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये सिंबल ठीक नहीं है, जो अपने आप इन्फ्लुएंस में लोगों को ले लेता है, व्यक्तिगत पार्टी का जो चुनाव है वो चुनाव से हटके अपने आप आकर्षित कर लेता है। तो फिर 1977 में कांग्रेस को एक नया सिंबल मिला, जिसको जो पंजाब, जो तब से 1977 से लेकर आज तक चला रहा है। ऐसे अनेकों अनेक इलस्ट्रेशन भारत में हैं, जिसमें पार्टी टूटी तो उसका ओरिजिनल सिंबल जो था और ओरिजिनल नाम दोनों सीज कर दिए गए। तब उस समय कांग्रेस आई बनी, यानी कि कांग्रेस इंदिरा, और दूसरी कांग्रेस ओ होती थी, कांग्रेस ओरिजिनल। तो कांग्रेस आई चल रही, आज भी कांग्रेस आई ही चल रही है। कांग्रेस आई का मतलब कांग्रेस इंदिरा। उसको अब चूंकि कांग्रेस ओ धीरे धीरे करके 1971 के युद्ध के बाद खत्म हो गई, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रिवेल कर चुकी थी, नायिका बन चुकी थी, इसलिए कांग्रेस ओ कोई याद नहीं रखता। लेकिन मेरा अनुमान है कि कांग्रेस ओ आज भी जीवित होगी। किसके हाथ में उसकी कमान है ये तो पता नहीं।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है जब वो डिसाइड करने में सफल नहीं होता, जब उसके पास एक तरफा नहीं होता है मामला, दोनों पक्ष अपने अपने आप में मजबूत होते हैं। ऐसा ही शिवसेना के मामले में जब दोनों ग्रुपों ने अपनी अपनी बात कही, दोनों ने अपने अपने वो किए, दोनों से रिस्पांस मांगा गया तो दोनों ने अपना रिस्पांस दिया। ऐसी परिस्थिति में दोनों ने सेम नाम दिए होंगे, दोनों ने अपना अपना क्लेम किया होगा, कुछ ने सांसदों के आधार पर क्लेम किया होगा, कुछ विधायकों के आधार पर क्लेम किया गया होगा, और उद्धव ठाकरे ने अपने आधार पर और पार्टी के पदाधिकारियों के आधार पर क्लेम किया होगा। परिणाम ये निकला कि इलेक्शन कमीशन ने आज घोषित कर दिया कि अब शिवसेना नहीं रही, शिवसेना समाप्त की जाती है, उसका जो सिंबल है वो सिंबल भी खत्म किया जाता है। अब दोनों ही गुट, चाहे वो एकनाथ शिंदे का गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे का गुट हो, इलेक्शन कमीशन ने कहा 10 अक्टूबर यानी कि कुछ दिन बाद तक, 10 अक्टूबर तक दोनों ग्रुप अपना अपना क्लेम कर दे, 3 फ्री सिंबल्स क्लेम कर दे जो अभी तक सिंबल ना किए गए हों, और नाम प्रपोज कर दे। तो सिंबल तो इलेक्शन कमीशन ही देगा, वो सिंबल चूज कर लीजिए दोनों लोग अपने अपने, लेकिन नाम क्या होगा, तो उन्होंने उसमें एक छूट दे दी। उन्होंने कहा शिवसेना नाम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाली शिवसेना नहीं कर सकते हैं, शिवसेना साथ में लगाकर कर सकते हैं। तो मतलब शिवसेना शिंदे या शिवसेना शिवसैनिक या शिवसेना महाराष्ट्र, कुछ ऐसा नाम इस्तेमाल करें दोनों, शिवसेना उद्धव, शिवसेना बाला साहेब, शिवसेना दिगे, जो भी इस्तेमाल करना हो, ऐसे नाम दोनों लोग 3-3 प्रपोज करिए। जो नाम इलेक्शन कमीशन को सूट करेगा वो नाम और नया सिंबल लॉट कर दिया जाएगा। अब बाला साहेब की विरासत केवल नाम की रह जाएगी, बाला साहब का जो इक्विटी है, बाला साहब की जो अपनी तपस्या थी, बाला साहब ने जो नाम दिया था, जिसका भरण पोषण, जिसका पोषण लंबे समय तक हुआ, बाला साहब का वो सिंबल, जिस सिंबल के आधार पर बाला साहब राजनीति करते रहे, वो अब नहीं रहे। उनका आज अंतिम संस्कार हो गया है। नए नंबर दोनों को लेने होंगे, नए नाम दोनों को लेने होंगे, नए सिंबल दोनों को लेने होंगे, और दोनों को अब 0 से 0 से ये सिद्ध करना होगा कि वो वाकई में बाला साहब के विचारों का पालन करने वाले हैं। एक चीज तो शिंदे ग्रुप ने साफ कर दी थी, रामलीला के का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें उद्धव ठाकरे के बड़े भाई को वो ले आए मंच पर, उद्धव ठाकरे की के बड़े भाई की डिवोर्स्ड बीवी को ले आए, उनके बच्चों को सामने ले आए। उद्धव ठाकरे के परिवार के कई लोग उनके साथ थे, यानी कि उद्धव ठाकरे अब अकेले पड़े दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ वो और उनका पेंगुइन और उनकी पत्नी, ये लोग, या उनका मैं कहूं कि उद्धव ठाकरे का अपना जो व्यक्तिगत परिवार है, उस परिवार के अलावा उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना परिवार भी नहीं दिखती, और उनके परिवार के लोग भी शिवसेना के साथ, मतलब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हैं, अब वो शिंदे के साथ हैं। तो अब बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि शिंदे ग्रुप ही प्रिवेल करेगा, और शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप अब अपने बाप की विरासतों को ना देखकर अपनी विरासत तैयार करें, जिसके आधार पर भविष्य तय होगा। मुझे लगता है कि ये श्रद्धांजलि का समय है शिवसेना को, लेकिन शिवसेना अब नए रूप में, नए फॉर्मेट में, नए सिंबल के साथ दोनों ग्रुप अपना अपना लेकर आएंगे, उसको वेलकम करना चाहिए। अगली पीढ़ी, ट्रांसफॉर्म पीढ़ी के लिए सभी को स्वागत करना चाहिए कि सब लोग आकर अपनी अपनी महत्व सिद्ध करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।